हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवटन गुरु और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को पढ़ेंगे। ये वो चैप्टर है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही, ये उनको डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम पूरे टर्म्स को और एक एक चीज़ को अच्छे से करेंगे और पूरे जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको हम खत्म कर देंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मिड फर्स्ट मिलेनियम सी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो बनवाए जा रहे थे अलग अलग। ये स्तूपास हो गए, मोनास्ट्रीज हो गए, टेम्पल्स हो गए। ये दिखाते हैं कि अलग अलग ट्रेडिशन सोसाइटी में फैल रहे थे। सोसाइटी में बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्सचुअल एविडेंसेस भी थे जहाँ से हमें बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग प्रैक्टिसेस, बिलीव्स के बारे में पता चलता है। इन ट्रेडिशन में बहुत सारे पुरानास हो गए और बहुत सारे कुछ पोएट सेंट्स के कंपोजिशंस हो गए, वो हमें देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे ऐसे भी ट्रेडिशंस थे जो कई बार हमें टेक्सचुअल एविडेंसेस में देखने को मिले थे। बहुत सारे ट्रेडिशंस हमें विजुअल फॉर्म्स में देखने को मिला था। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है जो सिर्फ कहीं कुछ टेक्सेस में जिक्र है जिनका, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पे हमें देखने को उनकी वर्शिपिंग फॉलोइंग देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे भी अलग अलग ट्रेडिशन सोसाइटी में फॉलो हो रहे थे। और अगर हम बात करें टेक्सचुअल फॉर्म्स की, तो वहाँ पे आते हैं मैंने बोला सेंट्स की, पोएट सेंट्स की कंपोजिशंस। तो ये पोएट सेंट्स जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेंट्स होते थे, ये अपने अपने गॉड्स को, अपने बिलीव्स को स्प्रेड करने के लिए कंपोजिशंस लिखा करते थे। मेनली ये ओरल होती थी उस समय में, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती थी इन पॉपुलर सेंट्स की, तो इनके जो डिवोटीज हो गए, जो इनके फॉलोअर्स हो गए, वो उनको कंपोज कर दिया करते थे, उनको लिख दिया करते थे एक बुक में। तो ये हो गया, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हिस्टोरियंस। इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं इन टेक्सचुअल एविडेंसेस को, इन आर्किटेक्ट्स को, इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं इस टाइम पीरियड के ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो ये ट्रेडिशंस थे, ये बहुत ज़्यादा टाइम के साथ चेंज होते थे। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस ऐसे भी थे जो चेंज हो जाते थे, बंद हो जाते थे या स्टार्ट हो जाते थे। तो मे बी कुछ आपको टेक्सचुअल एविडेंसेस सेम ट्रेडिशन के बारे में देखने को मिले, जो एक टाइम पे अलग बात कर रहा है, दूसरे टाइम पे अलग। तो इनके बारे में हम और अच्छे से आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। आपको भले ही आज तक डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इस वीडियो के बाद मेरा मानना है कि आपको ये चैप्टर बहुत ईजी, अच्छा भी लगने लगेगा और ये इसमें आप अच्छे स्कोर भी करोगे। यहाँ पे एक जो मैंने प्रॉब्लम बताई, ये हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस है वो हेजियोग्राफीज को यूज़ करते हैं। हेजियोग्राफी वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले भी चैप्टर से पढ़ रखा होगा। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर वाली वीडियोस देखी तो आपको याद होगा। हेजियोग्राफीज वो रिलीजियस जो सेंट्स हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, उनकी जो बायोग्राफीज है उनको कहा जाता है। ये मेनली ये भी जो उनके डिवोटीज हो गए, इनके फॉलोअर्स हो गए, उनके द्वारा लिखी जाती है इनकी डेथ के बाद या कुछ टाइम बाद। जो इनके बायोग्राफीज होती है, जो इनका व्यू पॉइंट दिखाती है कि एक फॉलोअर किस तरीके से अपने लीडर को देख रहा है। तो इनमें कई बार ऐसे ओपिनियंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सही नहीं है, बल्कि सिर्फ तारीफ में लिखे गए हैं, या फिर एकदम एक्यूरेट ये नहीं होती है, कहीं इस तरीके से कह सकते हैं हम। लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस इनको पढ़ते हैं क्योंकि व्यू पॉइंट दिखाती है कि किस तरीके से ओपिनियन सोसाइटी में उस समय लोग रखा करते थे। तो ये इस तरीके से हम पूरे इस चैप्टर में देखेंगे, अलग अलग टेक्स्ट को देखेंगे, अलग अलग ट्रेडिशंस को देखेंगे, और बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं जिसको हम अच्छे से समझेंगे कि क्या इनका मीनिंग है। तो सीधे हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 पे, मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो हम सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ्स जो थे, प्रैक्टिसेस जो थे, उनके क्या पैटर्न है उसको समझेंगे, कैसे सोसाइटी में फॉलो होती थी। यहाँ हमारी जो सोसाइटी है, इसमें मेन एक स्ट्राइकिंग फीचर यही है कि बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप किया जाता है, गॉड्स गॉडेसेस को, और उनके बहुत सारे इनकारनेशंस को, उनके बहुत सारे अवतार्स को वर्शिप किया जाता है। एक इससे ये बात सामने निकल के आती है, जो मेजर डाइटीज हैं, विष्णु हो गए, शिवा हो गए, गॉडेस हो गई, इनकी वर्शिप इस समय भी कंटिन्यू हो रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इनके जो फॉर्म्स हैं, इनके जो अलग अलग अवतार्स हैं, उनकी भी वर्शिप अलग अलग रीजन्स में फॉलो की जाती थी। इसके भी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे इस चैप्टर में पूरे। तो सबसे पहले हमारा एक सब टॉपिक आता है द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। कल्ट का मीनिंग, कल्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है सोशल ग्रुप्स। सोशल एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, किसी एक रिलीजियस ग्रुप में आता है। कोई एक ग्रुप जो किसी एक बेसिकली एक डाइटी, एक कोई भी एक चीज को फॉलो कर रहा है। तो ये हम इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कल्ट्स का। तो यहाँ पे हमारा एक सब टॉपिक जो है द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, की कैसे अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे, अलग अलग प्रैक्टिसेस के जो ग्रुप्स थे, वो इंटीग्रेट हुए सोसाइटी में। तो ये आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे दो प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जो सोसाइटी में चलते थे। तो यहाँ पे जो हमारे हिस्टोरियंस है वो बताते हैं कि दो प्रोसेस होते थे। सबसे पहला प्रोसेस था जो ब्राह्मण्स थे, वो अपने आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे। ये आप अच्छे टर्म्स पढ़ लीजिए, डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। तो क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिलता है 3 मार्क के लिए। तो ब्राह्मण्स पहले हमने देखा था बहुत ज्यादा रिजिड होते थे, बोलते थे कि हमारी जो आइडियोलॉजीज है सिर्फ हम लोग स्टडी करेंगे। वेदास जो होते थे उनको बहुत हाई लेवल संस्कृत में लिखा जाता था, और सिर्फ स्कॉलर्स
रूलर्स के लिए होते थे वो टेक्स्ट। लेकिन इस समय जो टेक्स्ट लिखे गए थे पुराणास, उसमें बेसिकली स्टोरीज होती थी जो कि बहुत सिंपल संस्कृत में लिखी गई थी। अब इनका मेन पर्पस क्या था, ताकि ब्राह्मणिकल जो आइडियाज है उनको सोसाइटी में स्प्रेड कर पाए, और जो विमेन हो गए, शूद्रास हो गए, जिनको पहले ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, अब उनको भी इसको पढ़ने की, इसको सुनने की परमिशन मिल रही थी। तो पुराणास और वेद्स में यही अंतर है कि वेद को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, 4 वेद होते थे, ये हमें पता ही होगा। और जो पुराणास है उनका मेन पर्पस ये था ताकि लोग एक दूसरे को सुना के, सोसाइटी में लोगों को सुनाया जा सके, लोग पढ़ सके और सबको इसका एक्सेस हो। पुराणास 18 टाइप्स के पुराणास होते जो लिखे गए थे। तो ये सिंपल सा अंतर ये हमें देखने को मिल रहा था। इसके अलावा एक और सेकंड प्रोसेस भी था जो सोसाइटी में चल रहा था, वो ये था कि ब्राह्मण जो थे अब बाकी जो प्रैक्टिसेस हो गए, बिलीफ्स हो गए, उनको एक्सेप्ट करने का काम शुरू कर दिया था इन लोगों ने। बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स थे जो एक दूसरे को अब एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ने लगी थी और इनका एक दूसरे पे हमें इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, लिटिल ट्रेडिशंस और ग्रेट ट्रेडिशंस। तो इनका मीनिंग आपको आपकी बुक में छोटे से एक बॉक्स में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे फिर से बता दूं, पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है, हम सारे बॉक्स कवर नहीं करते, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट बॉक्स होते हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है वो सारे हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर से बोलूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सारे बॉक्स पढ़ना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस बातों में, तो आप वो जाके पढ़ सकते हो, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उसमें क्या बताया गया, एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन 2 टर्म्स को निकाला, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशंस। ये बेसिकली उन पीजेंट जो सोसाइटी में पीजेंट ग्रुप्स थे, जो लो लेवल ग्रुप थे सोसाइटी के, उनके ट्रेडिशंस के बारे में ये बताते हैं। ग्रेट ट्रेडिशंस वो ट्रेडिशंस होगा जो पीजेंट्स फॉलो कर रहे हैं, ये निकल के आए जो हायर ग्रुप्स हैं, जैसे कि किंग्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, इनके जो ट्रेडिशंस हैं उन्हीं को ये लोग कॉपी कर लिए और उनको फॉलो करना चालू कर रहे हैं, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चालू कर रहे हैं। तो ये आ गए ग्रेट ट्रेडिशंस के अंदर, ये ग्रेट ट्रेडिशंस का पार्ट हो गए। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ बिलीफ ऐसे होते थे जो सिर्फ और सिर्फ जो लोअर लेवल के क्लास के लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं, जो हायर क्लास वाले फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये आते हैं सारे हमारे लिटिल ट्रेडिशंस। तो ये छोटा सा अंतर हमें देखने को मिलता है, लेकिन सोसाइटी में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बहुत सारा टाइम के साथ चेंज हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो फिक्स ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिसेस है, बिलीव्स हैं वही फॉलो हो रहे हैं, बल्कि टाइम के साथ जो लिटिल ट्रेडिशंस और ग्रेट ट्रेडिशंस के प्रैक्टिसेस है वो भी चेंज होते जा रहे थे और एक दूसरे का हमें इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा था। जैसे इनका अलग अलग ग्रुप्स का इंटरेक्शन हो रहा था, वहां पे हमें इन्फ्लुएंस और चेंज देखने को मिल रहा था। यहाँ पे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पिछले वाले का हमने प्रोसेस का एग्जांपल देखा कि कैसे ब्राह्मणिकल स्प्रेड करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में पुराण को लिख रहे थे, तो इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। उड़ीसा में पुरी में 12th सेंचुरी के टाइम पे जगन्नाथ जी की लॉर्ड जगन्नाथ की वर्शिप की जाती थी और इनको बोला जाता था ये विष्णु जी का एक अवतार है। अगर हम बात करें यहाँ पे किस तरीके से इनको बनाया जाता है, लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन वुड का यूज़ करती थी इनके फिगर को बनाने के लिए, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि जो विष्णु जी का बाकी पार्ट्स में, बाकी रीजन्स में कंट्री के जिस तरीके से वर्शिप की जाती है, उनकी जिस तरीके से विजुअलाइज किया जाता है, उनका फिगर जिस तरीके से बनाया जाता है, उससे जगन्नाथ जी का फिगर एकदम ऑपोजिट है, एकदम डिफरेंट है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि जगन्नाथ जी को बोला जाता है, उन्हीं का एक फॉर्म है, लेकिन उनका एकदम अलग फिगर बनाया जाता है। सेम हमें देखने को मिलता है बहुत सारे गॉडेस के बिलीव करने वालों में भी, कि गॉडेस को यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि जो आपकी जो एनसीईआरटी, कई ये चैप्टर बच्चों को मेनली डिफिकल्ट इसलिए ही लगता है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डिफिकल्ट टर्म्स यूज किए गए हैं। अगर आप पीपीटी में ही देखोगे आपको दिखेगा, वर्शिप ऑफ द गॉडेस ऑफन सिंपली इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन स्मीयर्ड विद ऑकर। ये बच्चों को समझ में नहीं आता, ऑकर का मतलब क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसका क्या कैसे, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये समझ में नहीं आता। इसलिए हम लोग मेन काम यही करते हैं कि पीपीटी में पूरी हम एनसीईआरटी डालते हैं, उनका उसी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि आपका एनसीईआरटी पढ़ने का और समझने का काम एक साथ होता रहे, आपका टाइम भी बचे और आपको सब कुछ समझ में भी आए। तो क्या किया जाता था, जो गॉडेस के वर्शिपर्स थे वो एक स्टोन को ऑकर से कवर कर देते थे। ऑकर होता है एक येलोइश ब्राउनिश कलर, जिसको स्टोन में कवर कर देते थे, जिसको स्टोन से, इस कलर से, और उसकी वर्शिप किया करते थे। बहुत सारे लोकल लेवल पे ये लोग बोलते थे कि ये हमारी जो मेल डाइटी है, हमारे मेन जिसको हम वर्शिप करते हैं, उनके ये वाइफ है। लेकिन अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कुछ जगहों पे बोला जाता है कि ये लक्ष्मी जी हैं, यानी कि विष्णु जी की वाइफ। कुछ जगहों पे बोला जाता है ये पार्वती जी हैं, शिव जी की वाइफ। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनको डिफाइन किया जाता है, इनको गॉडेस को। और अलग अलग हमें देखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं वो सेम भगवान के फॉर्म्स की वर्शिप कर रहे हैं, जिनका एकदम अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन्स पे जो फिगर बनाया जा रहा है वो एकदम डिफरेंट है, और एकदम जो बिलीव्स हैं वो डिफरेंट है, जो उनका नाम है वो डिफरेंट है। लेकिन हमें अलग अलग कल्चर देखने को मिला है, जो कि एक तरीके से एक ही गॉड के अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया है। तो ये हमें देखने को मिलता था
सोसाइटी में कि मेन एक चीफ गॉड हो सकते थे, उनके अलग अलग डाइटीज की वर्शिप जगहों पे की जाती थी। तो ये हमें दूसरा एक प्रोसेस देखने को मिला था जो हो रहा था। दूसरा सब टॉपिक आता है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा ट्रेडिशंस है, इतने ज़्यादा प्रैक्टिसेस बिलीव्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंसेस तो होंगे ही, हैं ही, और कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलते थे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक ट्रेडिशंस निकल के आता है तांत्रिक ट्रेडिशंस। इनमें मेनली जो गॉडेस की वर्शिप आती थी उनको तांत्रिक ट्रेडिशन में की जाती थी, और इन तांत्रिक ट्रेडिशन का मेन बात ये थी कि यहाँ पे सबको एक्सेप्टेंस दी जाती थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ क्लास वाले इसको ज्वाइन कर रहे थे, बल्कि अलग अलग कास्ट क्लास वाले लोग, अलग अलग मेल्स फीमेल्स, अलग अलग लो कैटेगरी हाई कैटेगरी, सबके जितने भी लोग थे सब इस ट्रेडिशंस में एंट्री ले सकते थे, और ये एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल से एक ट्रेडिशन था। तो इसमें बेसिकली हमें क्या देखने को मिला था कि अलग अलग पार्ट्स जो है वहाँ पे अलग तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से इनको फॉलो किया जा रहा है। मेनली बोला जाता है शैविज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए, उनको भी इसी जो तांत्रिक ट्रेडिशन है उनने इन्फ्लुएंस किया। इसके अलावा इंडिया के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके, वैसे सब कॉन्टिनेंट अगर आपको मतलब नहीं पता तो सब कॉन्टिनेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे रीजन है उसको सब कॉन्टिनेंट का अंदर गिना जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो सदर्न पार्ट होगा, ईस्टर्न पार्ट होगा, नॉर्दर्न साइड पार्ट होगा, उन सब में यहाँ पे हमें तांत्रिक ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था, और हर जगह जो प्रैक्टिसेस थी उनमें कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके का हमें प्रैक्टिसेस में डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था, और बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था। और ये हम आज की डेट में जो हम टर्म देते हैं हिंदू मुस्लिम, ये उस समय फॉलो नहीं किए जाते थे, बल्कि जो एक हिंदू टर्म निकल के आ रहा है, ये बहुत सारे जो हम प्रैक्टिसेस की बात करें कि इतने डिफरेंट प्रैक्टिसेस थे, इतने डिफरेंट बिलीफ्स थे, यही कुछ हज़ार साल, मिलेनियम का मतलब होता है कुछ हज़ार साल का पीरियड, हज़ार साल के बाद इन्हीं से निकल के हिंदू निकल के आए, हिंदुइज्म जो निकल के आया वो इन्हीं अलग अलग कल्चर से निकल के आया। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें, डिफरेंसेस की हम जो बात कर रहे हैं, वो मेनली हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है पुराने और वैदिक ट्रेडिशंस के बीच में। वही मैंने बताया था वेद्स और पुराण के बीच में आपको अंतर कि वेद्स में मेनली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ की गई है। पुराण का मेन पर्पस कुछ और ही है, पुराण का मेन पर्पस है कि अपनी आइडियोलॉजीज़ को स्प्रेड करना। तो ये हमें इन दो ट्रेडिशंस के बीच में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम वैदिक पैंथियन की बात करें, यानी कि वेद के अंदर जो मेन चीफ गॉड्स आते हैं उनकी अगर हम बात करें, अग्नि, इंद्र और सोम, ये हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल एविडेंसेस में देखने को मिलते हैं, बाकी किसी और टेक्स्ट में या फिर विजुअल फॉर्म में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा विष्णु जी की, शिव जी की और गॉडेस की जो जिक्र है वो हमें वेदास में कुछ मंत्र में देखने को मिलता है, लेकिन जो पुराण में उसका इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो एकदम ऑपोजिट है। पुराण में इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन जो एकदम एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल भी वेद से मैच नहीं करता। तो ये हमें एकदम डिफरेंस देखने को मिलता है पुराण में और वेदास में। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो पुराण और वेदास भले इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी जो वेदास है उनको ज़्यादा अथॉरिटेटिव माना जाता है, उनको ज़्यादा सही माना जाता है, उनको बोला जाता है कि हाँ ये ज़्यादा ट्रस्टेबल सोर्स है एक। तो ये हमें देखने को मिलता है डिफरेंस एकदम। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे जो सोसाइटी में हो रहे थे। वैदिक ट्रेडिशंस वाले जो लोग थे, वेदास में बोला जाता था बहुत ज़्यादा रिजिड फॉलो किए जाते थे ट्रेडिशंस को, बोला जाता था कि एकदम सही तरीके से सेक्रीफाइस होना चाहिए, सही तरीके से मंत्र का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, और सिर्फ जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये बोला जाता था। लेकिन इसके अलावा जो अब नए ट्रेडिशंस निकल के आ रहे थे, नए जो ग्रुप्स निकल के आ रहे थे, वो एकदम ऑपोजिट इनके हो रहे थे। जैसे कि मैंने बोला तांत्रिक प्रैक्टिसेस, वो एकदम बोला था कि नहीं, किसी भी क्लास के हो आप, हो किसी भी जाति के आप, हो किसी भी रिलीजन को आप रिलीजन नहीं, किसी भी आप कास्ट क्लास को बिलोंग करते हो, तो भी आप हमारे तांत्रिक ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हो। बल्कि वेदास में बोला जाता था कि सिर्फ जो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, ये इनकी स्टडी कर सकते हैं, ये सिर्फ यही लोग सेक्रीफाइस करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये हमें डिफरेंस देखने को मिला था कि जो नए ट्रेडिशंस आए थे, अलग ट्रेडिशंस आए थे, उनमें ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी और एकदम ऑपोजिट थे वैदिक ट्रेडिशंस के अगेंस्ट, एकदम वैदिक ट्रेडिशन से एकदम ऑपोजिट थे। इसके अलावा बुद्धिज्म होगा, जैनिज्म होगा, इनके बारे में भी हमने एक चैप्टर में पढ़ा था। उसमें भी एकदम अलग, ये भी एकदम अपोज कर रहे थे वैदिक ट्रेडिशंस को, और इनके बीच में अगर एकदम कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे तो एकदम टेंशंस तो थे ही, क्योंकि ऑब्वियसली वैदिक ट्रेडिशंस रिजिड एक मेंटालिटी वाले थे, और जो नए ट्रेडिशंस आए थे उनमें सभी को एक्सेप्टेंस मिल रही थी, और सभी को जो मेनली जो लोअर कास्ट वाले लोग थे जिनको पहले एकदम डिप्राइव रखा जाता था, अब उनको भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रही थी। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स के बीच में टेंशन भी देखने को मिल रही थी।
तो ऐसा नहीं है कि जब हम बात करें इन ट्रेडिशंस की, इन भक्ति की, वर्शिपिंग की, तो सिर्फ़ इस टाइम पीरियड के साथ चालू हुई, बल्कि इसके कुछ मिलेनियम पहले से ही ये सब चीज़ें की जा रही थी। अलग-अलग डाइटीज़ की पूजा करते थे लोग, भक्ति करते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसकी हम बात करें इस चैप्टर में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्शिप को लोग दिखाने लगे, एक्सप्रेस करने लगे अपनी वर्शिप को। साथ-साथ एक अलग हाई लेवल अचीव करने लगे, वर्शिपिंग एक हाई लेवल पे होने लगी, जहाँ पे लोग ऐसी स्टेट ट्रांस लाइक स्टेट तक में अचीव करने लगे। यानी कि ऐसी स्टेट तक पहुँचने लगे अपनी भक्ति में लीन होकर कि अपना कॉन्शियसनेस भी खो देते थे। तो ये हमें देखने को मिला था, अलग-अलग मंत्रास को चांट कर रहे थे, अपनी कंपोज़िशंस लिख रहे थे, कंपोज़िशंस को सोसाइटी में गाते थे अपनी लोकल लैंग्वेज में, साथ-साथ इनको कंपाइल करते थे। ये सब हमें देखने को मिला था और ये सब मेनली ट्रू है अगर हम बात करें वैष्णव सेक्ट्स और शैव सेक्ट्स के बारे में, यानी कि सेक्ट्स यानी कि बेसिकली ऐसा एक रिलीजियस ग्रुप जो इसको बिलॉन्ग करता है, इस रिलीजियस बिलीफ को बिलॉन्ग करता है। तो अगर हम बात करें शैव सेक्ट्स या फिर वैष्णव सेक्ट्स के बारे में, तो ये सब इनके बारे में एकदम सही बात है कि बहुत हाई लेवल पे ये लोग वर्शिप कर रहे थे इस टाइम पीरियड में। तो अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 2, पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोएट सेंट्स के बारे में। बहुत सारे पोएट सेंट्स थे जो अब इमर्ज हो रहे थे, अपनी कंपोजिशंस कर रहे थे और इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनसे कनेक्ट हो जा रहे थे, इनके डिवोटी बन जाए थे, इनको फॉलो करने लगे थे और इनसे कनेक्ट हो गए थे, अपनी भक्ति को दिखा रहे थे, अपनी भक्ति को इनसे कनेक्ट कर लिया था इन लोगों ने। तो बेसिकली ये लोग रिलीजियस लीडर्स बन गए थे जिनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो रही थी और एकदम फिर से ये भी ऐसे लोग थे जो एकदम अलग थे सोसाइटी से। अगर हम पहले की बात करें, जो जहाँ पे बोला जाता है कि ब्राह्मण्स जो थे वो इम्पोर्टेंट है अगर आपको गॉड से कनेक्ट होना है तो, यानी कि कोई भी अगर नॉर्मल ह्यूमन है तो उसको ब्राह्मण्स के थ्रू कनेक्ट होना पड़ेगा गॉड से। और यहाँ पे बोला जाता था, बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम होता था जहाँ पे विमेन को, लो क्लास वालों को परमिशन नहीं होती थी इनसे कनेक्ट होने की, ब्राह्मण्स के आसपास आने की भी परमिशन नहीं होती थी। वहीं पे दूसरी तरफ ये जो पोएट्स थे वो इनको सबको परमिशन देते थे, अपने फॉलोअर्स सबको बनाते थे। विमेन हो गए, जो लोअर क्लास वाले हो गए, ये भी इनको फॉलो किया करते थे और मेनली इनकी जो कॉम्पोजिशंस थी उनको गाया करते थे। तो ये हमें देखने को मिला था, एक डिफरेंस हमें देखने को मिला था सोसाइटी में। अभी ये पोएट सेंट्स हो गए, इनकी भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बन जा रही थी, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बन जा रहे थे और सभी कैटेगरी के लोग इनको फॉलो कर रहे थे। तो ये हमें देखने को मिला कि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे जो अब सोसाइटी में इमर्ज हो रहे थे। तो हमने अभी तक चैप्टर में देख ही लिया कि हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी ट्रेडिशंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें अपने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो हम मेनली 2 टाइप से डिवाइड करते हैं जितनी भी भक्ति हैं, रिलीजन ग्रुप्स हैं उनको। सबसे पहला आता है सगुन और दूसरा आता है निर्गुण, यानी कि विथ एट्रीब्यूट्स और विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुन में सारे वो भगवान आ जाते हैं जिनको आप एज़ अ फॉर्म देख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सगुन की बात करें तो यहाँ पे विष्णु जी आ गए, शिव जी आ गए, गॉडेसेस आ गई, देवी-देवता सब आ गए, जहाँ पे आप एज़ अ फॉर्म देख रहे हो। मेनली अगर हम हमारे कल्चर में देखें तो एज़ अ ह्यूमन फिगर इनको दिखाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड एंथ्रोपोमॉर्फिक, यानी कि एज़ अ ह्यूमन फिगर, ह्यूमन फीचर्स हम इन भगवानों में दिखाते हैं और जिनके भी इनके फिगर हम देखते हैं, वहाँ पे हमें ह्यूमन फिगर जैसे ये दिखते हैं, जहाँ पे इनकी वर्शिप की जाती है। तो जहाँ पे भी किसी भी भगवान का एक फिगर दिखाया जा रहा है कि हाँ, ये उनका रूप है जिसकी हम वर्शिप कर रहे हैं, तो वो आएगा सगुन के अंदर। इसके बाद आता है निर्गुण। निर्गुण में ऐसे फॉर्म की भक्ति करना, ऐसे फॉर्म की तरफ वर्शिप करना, पूजा करना ऐसे भगवान की जिनका कोई शेप्स, कोई साइज़ नहीं है, जो सिर्फ़ हम एक भगवान के रूप में उन्हें देख रहे हैं, उनका कोई हम फॉर्म डिफाइन नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं निर्गुण। तो ये 2 टाइप से हम क्लासिफ़ाई करते हैं। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे, कुछ देखेंगे कि कैसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे, जैसे कि जितने भी विष्णु जी पे बिलीव करने आ गए, शिव जी पे बिलीव करने वाले हो गए, ये सारे हो गए सगुण भक्ति करने वाले। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो निर्गुण भक्ति पे बिलीव रखते थे। उनके भी नाम हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे इसी के एक सब टॉपिक द अल्वास एंड द नयानास ऑफ तमिलनाडु। अभी हमने बात करी पोएट सेंट्स के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। सबसे इनिशियल भक्ति मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो इन लोगों ने चालू किया था, नयानास और अल्वास ने। अल्वास यानी कि ऐसे लोग जो विष्णु जी की वर्शिप करते हैं, नयानास यानी कि वो लोग, वो ग्रुप्स जो शिव जी की वर्शिप कर रहे थे। तो ये 2 ग्रुप है जिनके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। आप इनके बारे में अच्छे से याद कर लो। मेरा सिंपल सा तरीका, इनको इनके नाम में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने रखा था कि जिसमें भी वी आएगा वो विष्णु जी के बारे में। तो इस तरीके से मेरे को तुरंत याद हो गया था, मैं कभी इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ। अभी भी मैंने वही चीज़ आपको बता दी ताकि आपको भी ये आप देख लो कि अल्वास में वी आता है, नयानास में एस कहीं पे भी नहीं आता, ना वी आता है। तो आपको एकदम से याद हो जाएगा कि हाँ, वी आया मतलब विष्णु जी। तो अल्वास विष्णु जी, नयानास शिव जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 नाम है जिनको आपको अच्छे से समझना है। तो क्या होता था, इनने भक्ति मूवमेंट चालू किया था, ये भी सबको एक्सेप्टेंस दे रहे थे अपनी सोसाइटी में। ये बेसिकली पोएट सेंट्स थे जो अपनी जो भजन है, अपने जो हिम्स है, उनको अलग-अलग जगह पे चलते हुए, ट्रैवल करते हुए गाते थे। ये एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते थे और कुछ जगहों पे ये लोग अपने श्राइन्स पे रुकते थे, जिनको ये बोलते थे ये हमारे
जो भगवान है उनका ये घर है, उनका ये श्राइन है। इन सेंट्रल श्राइन्स पे बेसिकली बाद में बहुत सारे अलग-अलग राजाओं ने टेम्पल्स भी बनवाए, बहुत बड़े-बड़े टेम्पल्स भी बनवाए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर में, कैसे इनके श्राइन्स पे अलग-अलग लोगों ने, अलग-अलग किंग्स ने सपोर्ट किया टेम्पल्स बनवाने के लिए। तो ये बेसिकली क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और अपने जो हिम्स थे, भजन थे, उनको गाते थे तमिल लैंग्वेज में। तमिलनाडु के ये 2 भक्ति मूवमेंट्स थे और मेनली अपनी श्राइन्स जो थे उनको विजिट किया करते थे। अल्वास विष्णु जी के डिवोटीज थे, नायानास शिव जी के डिवोटीज थे। तो ये हमें देखने को मिलता है। और इनके बाद बहुत सारे प्रैक्टिसेस, यानी कि जो इनके जो टेम्पल्स होते थे, जो बाद में राजा लोगों ने बनवा दिए थे, इन पे सेम इन्हीं के जो प्रैक्टिसेस थे वो फॉलो होने लगे। यानी कि लोग इनको अपने भगवान का घर मानते थे। इसके साथ साथ इन जो पोएट सेंट्स थे, इनकी इमेजेस यहाँ पे लगा के इनकी वर्शिप करते थे। साथ साथ इनके जो भजन होते थे, इन्हीं के जो कंपोजिशंस थे, उनको यहाँ पे इनको गाया जाता था। तो ये बाद में इनके जो रिचुअल्स थे, ये इन्हीं के रिचुअल्स यहाँ पे इन टेम्पल में फॉलो होने लगे। तो ये हमें देखने को मिला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट्स हैं जो सोसाइटी में, तमिलनाडु साइड में, सदर्न साइड में हमारे इंडिया के यहाँ पे इनिशिएट हुए थे। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो पोएट सेंट्स थे, ये भी एकदम ब्राह्मण्स के एकदम ऑपोजिट थे। तो वही हमें देखने को मिलेगा कि इनका जो कास्ट सिस्टम को देखने का तरीका था, नज़रिया था, वो एकदम अलग था। इनका कहना था कि जो ब्राह्मण्स की आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि सबको फ्रीडम होना चाहिए, सबको एक्सेप्टेंस होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ये लोग बोलते थे कि किसी भी कास्ट के आप हो, किसी भी क्लास के आप हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली एक रिफॉर्म लाना चाहते थे सोसाइटी में, और ये ब्राह्मण्स के जस्ट ऑपोजिट थे। ये भी बोला जाता है ये लोग ब्राह्मण्स को एकदम अपोज किया करते थे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है, इसका प्रूफ हमें देखने को मिलता है कि इनके जो फॉलोअर्स थे वो अलग-अलग क्लास, ब्राह्मण्स यानी कि हाईएस्ट क्लास से लेके, क्षत्रिय से लेके जो पीजेंट्स थे, जो लोअर क्लास वाले लोग थे, इवन अनटचेबल्स जो सोसाइटी में थे, वो भी इनके फॉलोअर्स थे, उनको भी एकदम इक्वली देखते थे ये लोग। तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये लोग बिल्कुल भी कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं रखते थे। ये जितने भी टॉपिक हैं, ये 3 मार्क में देखने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप इनको अच्छे से समझ लेना, और डिफिकल्ट है ही नहीं। ये लोग डिफिकल्ट इस चैप्टर को फालतू में लोगों ने बना दिया है। अगर आप अच्छे से समझ जाओ इनके टर्म्स, तो आपको बिल्कुल भी ईजी नहीं लगेगा। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगने वाला है। अगर आपको अभी तक का पूरा समझ में आया और आपको भी ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये आराम से हम स्कोर कर लेंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एक हार्ट स्पैम कर दीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है वो देखने के बाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अल्वास नयानास थे, ये बोलते थे कि हम कास्ट सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं रखते हैं। इसके अलावा ये अपने आप को किसी और ट्रेडिशन से नीचे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। इनका कहना था जो हमारे कॉम्पोजिशन है वो आपके वेद के बराबर ही इक्वल है। यानी कि आप बोलते हो वेद बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हमारे जो कॉम्पोजिशन है वो भी उसके बराबर ही है। ये बोला जाता है अल्वास के जो कंपोजिशन थे, जो एंथोलॉजी लिखी गई थी, एंथोलॉजी यानी कि जहाँ पे इनकी कंपोजिशंस लिखी जाती थी जिस बुक में, उसका नाम था नलायिरा दिव्य प्रबंधम। ये भी 1 मार्क में देखने को मिल सकता है। ये जो नलायिरा दिव्य प्रबंधम है, इसको तमिल वेदा बोला जाता है, यानी कि तमिल का वेद, यानी कि जो 4 वेद्स हैं उनके इक्वल, उनके जितना वेद्स की इंपॉर्टेंट है उतना हमारे कंपोजिशंस की भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये लोग देखते थे। तो इनका कहना था हम भी उतनी ही वैल्यू डिजर्व करते हैं, उतनी ही वैल्यू होल्ड करते हैं जितना कोई भी कल्चर रखता है। ये पूरे सोसाइटी के सिस्टम को बदलना चाहते थे। बेसिकली एक फ्री सिस्टम लेके आना चाहते थे जहाँ पे सबको एक दूसरे की एक्सेप्टेंस हो। तो ये हमें इनके बारे में पूरा देखने को मिला। तो जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि विमेन को भी एंट्री थी इनको ज्वाइन करने के लिए, तो उसी से हमारा एक सब टॉपिक अगला निकल के आता है, विमेन डिवोटीज। यानी कि विमेन, हम देखेंगे इसमें कैसे जो फीमेल डिवोटीज थी इन कल्चर्स में, इन ट्रेडिशंस में, उनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाता था। तो यहाँ पे जो 2 नाम आएंगे उनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनसे 3 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली जो इनका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये भी था कि इनको फीमेल डिवोटीज भी ज्वाइन कर सकती थी, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती थी अपने डाइटी की तरफ, अपनी भक्ति को, अपने लव को। तो ये हमें देखने को मिलता है अंडल, जो कि एक अल्वा डिवोटी थी। अल्वा डिवोटी यानी कि विष्णु जी की डिवोटी थी, जो कंपोजिशंस लिखा करती थी विष्णु जी के लिए, अपना लव को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए। और इनके कंपोजिशन को बहुत अच्छे से कंपाइल और बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया। बहुत सारे लोग इनको उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे इनके कंपोजिशंस, और इनको गाया जाता था। तो ये इनको देखने को मिलता है इनके बारे में। ये अपने जो वर्सेस लिखा करती थी उनमें अपने भक्ति को, अपने लव को अपने डाइटी के तरफ एक्सप्रेस करती थी। तो ये हमें देखने को मिलता है अंडल, जो कि एक अल्वा की डिवोटी थी। तो इसको भी मैंने एक ट्रिक से याद किया था, अल्वा और अंडल दोनों में सेम लेटर्स आते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप सोच लो ना एक बार, तो आपको एकदम कभी भूलते ही नहीं हो। तो ये मेरा तरीका था हमेशा कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों को किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर देता था, भले ही सेंस हो या ना हो, लेकिन कनेक्ट जब आप कर देते तो आपको चीज़ें याद आने लगती हैं। तो ये मेरा छोटा-सा तरीका था। अब इसके बाद आती है हमारी
कराईक्कल अमैया एक नायाना थी जो कि शिव जी की एक डिवोटी थी और इन्होंने एकदम एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म का पाथ अपनाया, यानी कि सारे जितने भी प्लेजर्स है वर्ल्ड के उनको त्याग कर दिया और अपना शिव जी की तरफ अपनी भक्ति को इन्होंने शो किया। तो ये इनका तरीका था। इन्होंने जितने भी सोसाइटी के उस समय बोला जाता था कि फीमेल्स के ये काम होते हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको ये सब काम करना चाहिए, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यही ड्यूटी है, आपको किसी भी तरीके से अपना एक्सप्रेस करने की परमिशन नहीं है। इसको एकदम इन्होंने अपोज कर दिया। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसको एकदम इन्होंने अपोज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो जो हमारी भक्ति करनी है वो हम करेंगे, और ये उन्होंने किया भी। और इनको भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली नया नया ट्रेडिशन के अंदर, इनको एक्सेप्ट किया गया और इन्होंने जितने भी अपनी दुनिया का त्याग किया, लेकिन ये नन नहीं बनी। नन नहीं बनी से इनका यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है कि इन्होंने सोसाइटी का त्याग नहीं किया, इन्होंने जो प्लेजर्स हैं, वर्ल्डली जो प्लेजर्स हैं उनका त्याग किया, लेकिन ये सोसाइटी में ही रह के सोसाइटी में ही पॉपुलर हुए, अपनी भक्ति को इन्होंने एक्सप्रेस किया। तो ये दो जो नाम है, अंडल और कराईक्कल अमैया, ये आपको अच्छे से याद करना है। उनके बारे में जो छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दिया है ये आपको अच्छे से देखना है। तो ये सिंपल सा हमारे विमेन डिवोटीज के बारे में पूरा था। तो अब हमारा सब टॉपिक आता है रिलेशंस विद द स्टेट की। जो नए नए ट्रेडिशंस आ रहे हैं, नए नए मूवमेंट्स आ रहे हैं, इनके स्टेट के साथ कैसे रिलेशन थे, इनके फॉलोअर्स के और इन लोगों के कम्युनिटीज़ के, और स्टेट का कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो किंग होता है उसका कैसे बहुत इंपॉर्टेंस एक रहती है इन लोगों के ऊपर। तो ये हम इनके रिलेशन के बारे में पूरी बात करेंगे, तो उसको हम देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे तमिल रीजन की, इंडिया के सदर्न साइड की। तो वहाँ पे जो तमिल रीजन था, इस पीरियड का, फर्स्ट मिलेनियम सी के अर्ली पीरियड का, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे चीफडम्स थे। यानी कि चीफडम्स मतलब क्या, कोई एक टेरिटरी जिसको एक चीफ रूल कर रहा है, जो मेनली एक ऐसा रूलर, एक रूलर नहीं कहेंगे उसको, हम ऐसा चीफ बोलेंगे जो सपोर्ट से, जो उसके फॉलोअर्स के सपोर्ट से अपना चीफ बना है, उन पर रूल कर रहा है। तो एक चीफडम, बहुत सारे यहाँ पे चीफडम्स देखने को मिल रहे थे छोटे छोटे। लेकिन इसी फर्स्ट मिलेनियम, इसी 1000 साल के पीरियड के लेटर पीरियड में जाते हुए, सेकेंड हाफ में जाते हुए, ये जो चीफडम्स है ये धीरे धीरे इमर्ज होने लगे, स्टेट बनने लगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स इमर्ज हो गए, पल्लव्स हो गए, पांड्यास हो गए, ये सारे जो किंग्स हैं, जो डायनेस्टीज हैं, ये इस पीरियड से आती हैं, यहाँ के हमारे तमिल साइड के रीजन से। तो अब यहाँ पे रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था। यहाँ के अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म भी धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा था, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी, मर्चेंट कम्युनिटीज़, आर्टिजन्स की जो कम्युनिटीज़ थी, ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को। तो इनका भी कनेक्शन बढ़ता जा रहा था। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब बुद्धिज्म जैनिज्म की फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी, तो जो किंग्स थे वो भी चाहते थे कि उनको सपोर्ट मिले, इनके जो फॉलोअर्स थे वो अब किंग को भी सपोर्ट दे, किंग को भी थोड़ी लेजिटिमेसी मिले। तो इसलिए वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे थे, अपनी तरफ से रॉयल पैट्रोनेज दे रहे थे। तो ये हमें देखने को मिल रहा था कि कैसे इस तमिल साइड के रीजन में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी धीरे धीरे ग्रो करने लगा था, और स्टेट भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। किंग्स जो थे उनको अपने फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे हमने कल्चर्स की बात करी, हमने अल्वास और नयानास की बात करी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तमिल साइड की। अगर हम बात करें तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, अल्वास और नयानास। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इनके बहुत सारे ऐसे हिम्स हैं जिनकी हम बात करते हैं कि बहुत सारे पोएट सेंट्स आए। तो इनके बहुत सारे ऐसे हिम्स, तो मेनली जिनका टारगेट होता था बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर। ये लोग बुद्धिज्म जैनिज्म को टारगेट करते थे, उनके अपोज में अपने हिम्स लिखा करते थे। तो ये हमें देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम बात करें नयाना ट्रेडिशन की, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे मेन उनके कंपोजिशन में देखने को मिलती है कि वो इन दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म को टारगेट करते थे, उनको अपोज करते थे स्ट्रिक्टली। अब अगर हिस्टोरियंस की बात करें तो वो मेनली इसको इस तरीके से देखते हैं क्योंकि सबको रॉयल पैट्रोनेज चाहिए था। तो जो नया ट्रेडिशन वाले थे, अल्वास वाले जो थे, ये चाहते थे कि जो जितना भी रॉयल पैट्रोनेज है वो हमें मिले, इसलिए वो अपोज जा रहे थे बुद्धिज्म जैनिज्म इन लोगों के। तो ये देखने को मिलता है। इस तरीके का कॉम्पिटिशन और डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हो, इन छोटे छोटे जो अलग अलग नए नए ट्रेडिशन उभर के आ रहे थे उनके बीच में हमें यहाँ पे इस पीरियड में देखने को मिल रहा था। और अगर हम बात करें किसी एक रूलर की, तो चोला रूलर्स ने बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया अलग अलग ट्रेडिशंस को। चोला रूलर्स ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, इसके साथ साथ अल्वास और नयानास को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, अपना रॉयल पैट्रोनेज दिया। जब भी हम बात करें रॉयल पैट्रोनेज की या फिर सपोर्ट की, तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अलग अलग लैंड ग्रांट्स करते थे, टेम्पल्स बनवाते थे। बेसिकली पूरा जो सपोर्ट करने का काम था मॉनेटरी लेवल पे, वो किंग्स इनको सपोर्ट किया करते थे। उनका वही रीज़न था, उनको थोड़ी इनकी जो फॉलोइंग थी वो धीरे धीरे सोसाइटी में बढ़ रही थी, तो वो भी चाहते थे कि हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये फॉलोअर्स हमें भी एक्सेप्ट करने लगेंगे और हमारी भी वैल्यू सोसाइटी में बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली हर कोई रूलर चाहेगा कि उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी पावर बढ़े, उसकी सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस मिले, तो इसलिए इन लोगों को सपोर्ट किया करते थे। तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे शिव जी के टेम्पल्स है जो इन चोला रूलर्स ने बनवाया। अगर हम नाम देखें तो थंजावर, चिदम्बरम, गगाई कोंडा चोलापुरम। नाम थोड़ा बड़ा सा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, लेकिन
कभी-कभार ये नाम भी पूछ लिया जाता है, स्पेशली थंजावर को मुझे लगता है कि आने के चांसेस, तो आपको नाम अच्छे से याद रखना है। ये टेम्पल वन वर्ड में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये टेम्पल भी बनवाए थे चोला रूलर्स ने, और चोला रूलर्स ने इनको पैट्रोनेज किया था शिव जी के टेम्पल से। तो हमें समझ में आता है नयानार से बहुत सारे टेम्पल्स चोला रूलर्स पैट्रन करवाए थे नयानार ट्रेडिशन के लिए। इसके अलावा इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे शिव जी के ब्रॉन्ज स्टैचूज भी देखने को मिले थे, जो बहुत ब्यूटीफुल बनवाए जाए थे इस टाइम पीरियड में। तो बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत एक स्ट्राइकिंग फीचर अपन बोल सकते हैं नया नया ट्रेडिशन का, कि इनके अंदर में बहुत सारे शिव जी के ब्रॉन्ज स्टैचू बनवाए जा रहे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे आर्टवर्क के शिव जी के ब्रॉन्ज स्टैचू बन रहे थे। तो ये हमें दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो नया नया ट्रेडिशन है ये बहुत ज़्यादा आर्टिजन्स को इंस्पायर कर रहा है, आर्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, आर्ट का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं टेम्पल्स के रूप में, इसके साथ साथ शिव जी के ब्रॉन्ज स्टैचू देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें समझ में आता है कि नया नया ट्रेडिशन में आर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। और यहाँ पे हमें याद रखना अच्छे से चोला रूलर से सपोर्ट किया था। अगर आपको 3 मार्क में लिखने आएगा तो आपको चोला रूलर की मेंशनिंग करनी पड़ेगी, और बहुत चांसेस है कि आ सकता है ये लिखने को। इस तरीके का कोई भी टॉपिक आपको 3 मार्क के लिए आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो नयानास थे वो बहुत ज़्यादा आर्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और आर्ट उनका बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा था आर्ट को सोसाइटी में नयाना ट्रेडिशन के अंदर। इसके अलावा अल्वास नयानास दोनों की अगर हम बात करें तो तमिल रीजन में जो वेलाला पीजेंट्स थे, यानी कि जो तमिल में जो वेलाला कम्युनिटी थी, ये मेनली एग्रीकल्चर का काम करती थी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, फॉलो करती थी अल्वास और नयानास को। इनके तो ये जो किंग्स थे मेनली चोला रूलर्स की अगर हम बात करें, तो वो चाहते थे कि जो वेलाला कम्युनिटी है इनका सपोर्ट हमें मिल जाए। तो इसलिए भी मेनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे किंग अल्बास और नयानास को। चोला रूलर्स का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया अल्बास और नयानास को। इनका सपोर्ट करने का मेन काम के रीजंस क्या होते थे, जो मैं हम पहले भी एक बार धीरे से आपको बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। चोला रूलर्स चाहते थे कि डिवाइन कनेक्शन उनका बन जाए, एकदम गॉड से वो कनेक्ट हो जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा पावर बढ़ाता है सोसाइटी में किसी भी किंग की। किंग अक्सर ये कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ ये पोएट सेंट्स तो थे, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। टेम्पल्स में पोएट सेंट्स की फोटो लगवा रहे थे, वो भी हम आगे देखेंगे इसी अगली स्लाइड में जस्ट, कि कैसे वो पोएट सेंट्स की फोटो टेम्पल में लगवा रहे थे। ये सब कर रहे थे वो सपोर्ट गेन करने के लिए, अपनी सोसाइटी में पावर और स्टेटस इन दोनों को बढ़ाने के लिए। जो पोएट सेंट्स थे वो लोकल लैंग्वेज में अपनी कॉम्पोजिशन किया करते थे, बोला करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा लोकल कम्युनिटी से कनेक्टेड थे। तो जब आप जो किंग्स चोला रूलर्स इन सेंट्स को वो कर रहे थे, पैट्रन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो जो लोकल लोग थे उनका सपोर्ट पूरा किंग को मिल रहा था। तो ये चोला रूलर्स चाहते थे, लेकिन चोला रूलर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। तो ये एक तरीके से सोसाइटी से दोनों का ही बेनिफिट हो रहा था, किंग्स का भी बेनिफिट हो रहा था, और ये जो अल्वास होगा नयानास होगा जो सोसाइटी है उनका भी बेनिफिट हो रहा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ टेम्पल्स तक नहीं था, बहुत सारे टेम्पल्स में जो ये हम बात करें कि पोएट सेंट्स कंपोजिशंस लिखते थे, अपनी हिम्स लिखते थे, भजन लिखते थे, इनको गवाने का काम भी इन रिचुअल एक तरीके से स्टार्ट करवा दिया किंग्स ने। उन्होंने एक पे करना चालू कर दिया, पैट्रन करना चालू कर दिया इन टेम्पल्स में इन हिम्स को गवाने के लिए। तो ये इन्होंने चालू किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक चोला रूलर कर्नाटका वन की, इन्होंने 945 में, ये टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 945 में इन्होंने क्या करवाया था, जो 3 ये नाम दिए हुए हैं, अपर, संबंधर और सुंदरर, ये पोएट सेंट्स के नाम है, इनकी इमेजेस लगवा दी थी टेम्पल में। तो क्या हुआ, इमेजेस लगवा दी, एज अ गॉडली ट्रीटमेंट इनको दे दिया कि आपकी इमेजेस भी टेम्पल में रहेगी। अगर कोई भी हमारा फेस्टिवल है, कोई भी हम रिचुअल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी भी इमेज हम रखेंगे, आपकी इमेज के सामने हम इन सब चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। तो ये सब चीज़ें चोला रूलर्स ने करी। आपको ये सब अच्छे से पॉइंट्स आपने सुने हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे, और आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। होपफुली आपको ये सभी क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ ये हमारी थर्ड जो पार्ट है, ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है, ये इस वीडियो में कवर नहीं होगा, ये अगली वीडियो में कवर होगा। हमें फर्स्ट और सेकंड टॉपिक इस वीडियो के थे, जो कि होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और होपफुली हम फिर से मिलेंगे।